नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं कानपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। प्रदेश के खादी, ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग और वस्त्रोद्योग विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, राज्य मंत्री कृषि सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती स्वप्निल वरुण जी, माननीय सांसद श्री रमेश अवस्थी जी, विधान परिषद सदस्य श्री सलिल बिश्नोई जी, अरुण पाठक जी, राज बहादुर सिंह जी, मान्य विधायक गण महेश त्रिवेदी जी, अभिजीत सिंह सांगा जी, सुरेंद्र मैथानी जी, नीलमा कटियार जी, राहुल बच्चा सोनकर जी, विधान परिषद सदस्य अविनाश सिंह चौहान जी, माननीय विधायक श्रीमती सरोज कुरील जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, कानपुर ग्रामीण के अध्यक्ष श्री उपेंद्र पासवान जी, कानपुर उत्तर के अध्यक्ष अनिल दीक्षित जी, प्रमुख सचिव कृषि श्री रविंद्र कुमार जी, कुलपति चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रोफेसर संजीव गुप्ता जी, कानपुर दक्षिण के अध्यक्ष श्री शिवराम सिंह जी, हमारे प्रगतिशील कृषक श्री भारत भूषण त्यागी जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी और उपस्थित हमारे सभी प्रगतिशील अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस प्राकृतिक खेती कार्यशाला के लिए कृषि विभाग, चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और सहभागी बने हुए सभी अन्य संबंधित संगठनों और पक्षों को हृदय से धन्यवाद देते हुए देश के अंदर सबसे अधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने के एक नए कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें बधाई देता हूं और उनके यशस्वी नेतृत्व में भारत आस्था, अर्थव्यवस्था के सुशासन और समृद्धि के नित नए प्रतिमान को स्थापित करे, इसके लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना भी करता हूं। बहनों और भाइयों, गत 12 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो आज बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके, बिना थके अपनी विरासत को भी, अपने विकास को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि भारत के पास पहले सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन उस सामर्थ्य का एहसास कराने के लिए जिस प्रकार का नेतृत्व चाहिए था, उसका अभाव था। याद करिए, भारत आज से 2000 वर्ष पहले भारत की प्रगति की जब हम चर्चा करते हैं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 44% थी।
आज से 400 वर्ष पहले आक्रांताओं और मुगलों के लूटपाट के बावजूद भी भारत की ग्लोबल इकोनॉमी में हिस्सेदारी यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 24% तक थी। लेकिन जब तक हम अपने संसाधनों पर, अपने अन्नदाता किसानों पर, अपने व्यापारियों पर, अपने नौजवानों पर और आधी आबादी के सामर्थ्य पर विश्वास करते थे, तब तक भारत समृद्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहा। जब हमने नकल करना प्रारंभ कर दिया, विदेशियों की नकल करना प्रारंभ कर दिया, तो हम लगातार पिछड़ते गए, पिछड़ते गए, पिछड़ते गए। और जो कभी भारत दुनिया में धन धान्य के लिए जाना जाता था, अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था, वही भारत विपन्न होते होते जब ये देश आजाद हुआ, तब भारत की अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा मात्र 2% रह गया था। आप सोचो ना, दुनिया की हर 18-19 व्यक्ति, 100 में से 18-19 व्यक्ति भारत के अंदर रह रहा है, लेकिन हिस्सेदारी हमारी मात्र 2% रह गई। तो हमें विपन्न होना ही होना था, गरीब होना ही होना था। और आज आपने देखा होगा 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब हमें अपने सामर्थ्य पर विश्वास हुआ, अपने लोगों पर, अपने अन्नदाता किसानों पर विश्वास हुआ, अपने युवाओं की शक्ति पर विश्वास हुआ, नारी गरिमा और उसकी शक्ति पर विश्वास हुआ, अपने व्यापारियों पर विश्वास हुआ, वही भारत आज दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। अब भारत दुनिया की 4थी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है दुनिया का। अब भारत बीमारू नहीं है, विकसित बनने की दिशा में तेजी के साथ दौड़ने वाला भारत है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, अन्नदाता समृद्ध होगा कब? कौन कारक थे जिसने हमारे अन्नदाता किसानों को इतनी समृद्ध भूमि होने, इतना जल संसाधन होने के बावजूद भी विपन्न बना करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया? वे कौन से कारक थे? आप मुझे बताइए। आप कोई व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में आप खरीद रहे हैं सामान को 5 रुपये में, और आपको उसका दाम, कोई बोले मार्केट में उसका दाम आपको मिले मात्र 4.25 रुपये या 5 ही रुपये भी मिल गया, तो क्या आप लाभांश में रहेंगे? नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। अगर 4.25 मिला तो घर से लगाना पड़ेगा, 5 भी मिला तो आपकी अपनी मजदूरी, अपनी मेहनत कहां गई? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कौन उठाएगा? जहां आपने अपना प्रतिष्ठान खोला है वहां का खर्चा कौन उठाएगा? स्वाभाविक रूप से आप घाटे पे रहेंगे। आपको मुनाफा कमाने के लिए क्या करना होता है? अगर 5 रुपये में आपने सामान खरीदा है तो उसके साथ आप जोड़ते हैं अपनी मेहनत को, उसके साथ जोड़ते हैं आप दुकान की कीमत को या प्रतिष्ठान की किराए को भी, ट्रांसपोर्टेशन को भी, और फिर जो लागत आती है तब उसने 6 रुपये आता है, आपने 10% और बढ़ा करके आपने उसकी लागत बना करके बेचा, तो आप लाभ में भी रहेंगे और व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। खेती के लिए भी यही नियम लागू होता है।
क्यों 14 के पहले किसान आत्महत्या कर रहा था? क्योंकि लागत ज्यादा थी और उत्पादन कम होता था और उससे कम पैसा किसान को मिलता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने कहा लागत का मिनिमम 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को मिले। 1.5 गुना दाम, सारा खर्चा निकल सके उसका, सम विषम परिस्थितियों में वह उस कार्य को आगे बढ़ा सके। ये देने की गारंटी आजाद भारत में किसी ने की है? मोदी जी ने की है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। परिणाम है 2004 से लेकर 2014 के बीच में जिस देश में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है, 14 के बाद उस पर विराम लगा। जब पहली बार आपने देखा होगा सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से धरती माता की स्वास्थ्य का परीक्षण शुरू हुआ। प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों को फसल की गारंटी की सुरक्षा मिली, आपदा में गारंटी की सुरक्षा मिली। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली। पहली बार अन्नदाता किसान के लिए प्रोक्योरमेंट के सेंटर स्थापित हुए और पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा हुई। यानी एक एक कड़ी को जोड़ते गए आपको जो फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस बैग की कीमत होती है 4,000 रुपए। यहां पे यूरिया का दाम आपको मिलता है उसका 1/4 से भी कम में। ये सारी सब्सिडी भारत सरकार भरती है। मोदी जी ने अन्नदाता किसानों के लिए दिया है कि अन्नदाता किसान बदहाल न हो बल्कि समृद्ध हो, इसके लिए प्रयास किया। लेकिन जो 1,000 रुपए या 1,200 रुपए या 300 रुपए आप केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड में खर्च कर रहे हैं प्रति एकड़, और प्रति एकड़ अगर आप उसकी लागत देखेंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर में एक किसान कम से कम 10,000 से 12,000 रुपए खर्च करता है। अगर उससे उसका उत्पादन होकर के किसान की मेहनत को नहीं भी जोड़ें तब भी हम उसके साथ जोड़ते हैं तो वह 25,000 या 30,000 रुपए कमाता है और 10 से 12,000 रुपए की लागत आती है, तो उसका कुल साल भर में मुनाफा पड़ जाता है। कुल साल भर की जो लागत आती है वह बामुश्किल 10,000 रुपए भी उसको नहीं मिलती है, यह भी नहीं मिलता। दूसरा, आपका जो प्रोडक्ट है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से ये जो उत्पादन होता है, ये दुनिया के मार्केट में ये अप्रूव नहीं होता है क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर की मात्रा ज्यादा होती है, केमिकल की मात्रा या पेस्टिसाइड होने के कारण उसको लोग अनफिट कर देते हैं। अब इससे बचाव के लिए मोदी जी ने एक नया तरीका बताया। उन्होंने कहा इसका तरीका है कि हम जहर मुक्त खेती करें। आप मुझे बताओ ना कितना खर्चा आता है? एक तो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और केमिकल पे आपका खर्चा लग रहा है। दूसरा, जो उसके साइड इफेक्ट है, आज से 30 साल पहले तक किडनी खराब होने के मामले नहीं आते थे। आप देख लीजिए, कोई भी आप मालूम कर लीजिए, किडनी खराब नहीं होती थी, व्यक्ति मस्त रहता था, हैंडपंप का पानी पीता था, तालाब का पानी पी लेता था, मेहनत करता था, कोई समस्या नहीं थी। आज आप देखिए हर मोहल्ले में 2-3 आपको किडनी के पेशेंट मिलेंगे। किसी की किडनी खराब है, किसी की डायलिसिस हो रही है, किसी की किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए आ रहा है, लीवर सिरोसिस के मामले सामने आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर के मामले सामने आ रहे हैं।
ब्लड शुगर के मामले तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। ये सब बीमारी कहां, उस बेचारी की थोड़े गलती है, उसके खान पान में सब चीजें शामिल कर दी गई हैं जो उसके साथ बीमारी भी लेकर के आ रही है। यही पेस्टिसाइड का साइड इफेक्ट कहां है, किडनी फेल्योर के रूप में। हम उस बीमार बेचारे को कोसते हैं कि पता नहीं इसने क्या क्या, गलती उसकी नहीं है, गलती उस सिस्टम की है जो जहर खिला रहा है अन्न के नाम पर, अन्न के नाम पर जहर। इतना केमिकल, इतना फर्टिलाइजर, इतना पेस्टिसाइड डाला जाता है और खाद्यान्न कम, जहर ज्यादा हो जा रहा है। और इसी से बचाव के लिए मोदी जी ने कहा कि भाई देखो, क्वालिटी ऑफ लाइफ महत्वपूर्ण है, जान है तो जहान है। और इसका उपाय है कि देखो, दवा में भी आप खर्च करते हैं और खेती, धरती माता के स्वास्थ्य को बिगाड़ने में भी हम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का भी खर्चा कर रहे हैं। अगर हम इसका उपयोग बंद करके प्राकृतिक खेती की तरफ चले, गौ आधारित खेती की तरफ चले, तो प्रति एकड़ ही आपकी 10 से 12 हजार रुपए की पहली बचत तो यहां से शुरू होती है। दूसरा, जब 10 से 12 हजार रुपए की बचत यहां से होती है तो शुद्ध मुनाफा आपका। अब इसके बाद जो मुनाफा आपके पास बचा तो वह आपकी समृद्धि का कारण इसलिए बनेगा कि दवा का खर्चा भी बच जाएगा। और ठीक है, आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री राहत को उससे पैसा दे दिया जा रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। एक व्यक्ति बीमार होता है, पूरा परिवार तबाह होता है, परेशान होता है। उस व्यक्ति की ऊर्जा और प्रतिभा जो समृद्धि में लगनी चाहिए थी, समाज का मार्गदर्शन करने में लगनी चाहिए थी, वो बेचारा अपनी बीमारी से परेशान रहता है। तनाव अलग, बीमारी एक पर, तनाव पूरे परिवार पर होती है। वह खर्चा भी बचेगा, वह अपनी मेहनत का उपयोग देश और समाज के लिए बहुत कुछ देने में लगा सकता है। और इसके लिए मोदी जी ने कहा कि भाई आप प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाइए, इसको प्रोत्साहित करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि पिछले 4-5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ किए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 34 जिले ऐसे हैं जो गौ आधारित खेती करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़े हैं और सरकार, डबल इंजन की सरकार, उसको मदद कर रही है। गंगा, मां गंगा के किनारे के जितने भी 27 जनपद हैं, इन 27 जनपदों को, और 7 जनपद हैं जो बुंदेलखंड के हैं, इनको हमने प्राकृतिक खेती के लिए चिन्हित किया। मैं पिछले दिनों बुंदेलखंड के किसानों के साथ बात कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बुंदेलखंड के किसानों ने इसमें बहुत अच्छी प्रगति की। हां, कुछ चीजें हैं जिस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता तेजी के साथ। एक, हमें जो भी हमारी नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है, उसके प्रोडक्ट को, उसके सर्टिफिकेशन की कार्रवाई को आसान बनाने के लिए और उसकी पैकेजिंग करके उसकी मार्केटिंग तक पहुंचाने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करना है। कुछ कार्य प्रारंभ हुए हैं। हमने कृषि मंडियों में व्यवस्था की है कि